गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी ही नहीं बहुत काफ़ी बेहतर चल रही होगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ आप लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है और इसी एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी लाई गई है आप लोगों के लिए वह है कि हम लोग जनवरी से लेकर के टिल मंथ ऑफ नवंबर यानी नवंबर मंथ के हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे लाइक 50 क्वेश्चंस की जो है सीरीज चलाई गई है। तो हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस हुई है हम लोगों ने जनवरी मंथ का देखा, फेब का देखा है और आज की क्लास जो होगी वो मंथ ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HD3385 जिसे ICAR के द्वारा विकसित किया गया है किस प्रजाति की नई किस्म है? ओके, ऑप्शन है चावल, गेहूं, आम, गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा यह गेहूं। किस प्रजाति की है? तो यह गेहूं, ठीक है, किसकी किस्म है? तो ये गेहूं किस प्रजाति की नई किस्म? तो गेहूं की यह नई किस्म है और नाम क्या है? नाम को ध्यान रखिएगा HD3385। ओके, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया है? ICAR यानी क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या है? भारतीय कृषि। कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है किसके द्वारा, हो सकता है हिंदी में नाम दे दे, खास करके बिहार के एग्जाम में हिंदी टर्म ज्यादा यूज होती है। तो भारतीय कृषि क्या हो जाएगा? अनुसंधान परिषद। ओके, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, अनुसंधान परिषद। नाउ अब बात आती है, चूंकि इस प्रकार की जो किस्म है गेहूं की, इसका किसके लिए उपयोगी है, मतलब इसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं? तो वह है ये जल्दी बुआई के लिए। ओके, जल्दी बुआई के लिए उपयोगी है, जल्दी बुआई के लिए जल्दी बुआई के लिए यह उपयोगी है। ओके, इसी प्रकार से गेहूं की कुछ अन्य किस्म जो काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उसे भी कुछ टाइम पहले उसका भी रिसर्च किया गया है, तो वो कौन सी किस्म है? इसके अलावा अन्य किस्म जैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर करण श्रेया। ओके, करण श्रेया कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि एक साथ आपके पास एक साथ 2-3 किस्म दे देता है, पूछ लेता है कि गेहूं का इनमें से कौन कौन सी किसकी किसकी जो है प्रजाति है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? करण श्रेया। इसका भी बहुत हाल फिलहाल में ही किया गया है, तो क्या होगा? DBW252। ओके, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है? एक अन्य उन्नत किस्म की कह सकते हैं गेहूं की प्रजाति है। ओके, नाउ अब अगर बात की जाए कि गेहूं के प्रोडक्शन में हमारे भारत में कौन सा सबसे, मतलब कह सकते हैं कि सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? तो फर्स्ट में लिखे सबसे सर्वाधिक उत्पादन। ओके, आपके एग्जाम में पूछता है सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है गेहूं का? यूपी। ओके, फर्स्ट यूपी है, सेकंड आपका पंजाब हो जाएगा, पंजाब सेकंड है, थर्ड आपकी हरियाणा है, हरियाणा। ओके, एंड MP वगैरह 4 आएगा। तो इतनी लंबी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल 3 राज्य मैक्सिमम हो गए, अदरवाइज एक ही पूछ लेता है तो यूपी के बारे में और ध्यान रखिएगा जितने भी आपके खाद्यान्न उत्पादन है। ओके, खाद्यान्न उत्पादन में भी यह प्रथम है, खाद्यान्न उत्पादन। और खाद्यान्न उत्पादन का संबंध, खाद्यान्न उत्पादन में भी यूपी क्या है? प्रथम स्थान पर है, इसको ध्यान रखना है, यूपी प्रथम स्थान पर है खाद्यान्न उत्पादन। और खाद्यान्न उत्पादन में कौन कौन सी खाद्यों का किया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल आप ले लें, गेहूं तो है ही, गेहूं में तो फर्स्ट है ही, इसके अलावा आप जौ लिख सकते हैं, जौ हो गया, गन्ना हो गया। ओके, ये क्या है? ये यूपी के व्यावसायिक फसल में आता है, गन्ना। ओके, चलिए गन्ना हो गया, आलू हो गई, आलू हो गई। इन सभी के उत्पादन में भी, यानी इन खाद्यान्न के उत्पादन में यूपी आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, नाउ अब बात की जाए अगर पूरे विश्व में, ये तो हो गई भारत के संदर्भ में, अगर विश्व में पूछा जाए कि सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ होता है, अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए, अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में यानी वर्ल्ड लेवल पर, तो क्या होगा? सबसे अधिक कहाँ होती है? चीन में होती है। ओके, चीन में, एंड देन आफ्टर ये भारत में होता है, देन आफ्टर ये भारत में होता है। ठीक है, भारत में होती है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ
इसी प्रकार से अन्य, जैसे अगर पूछ ले कि मछली उत्पादन कम में सबसे ज्यादा, तो भारत सेकंड पोजीशन पर है। या आपसे पूछ ले कि दालों का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो एमपी में होता है। सोयाबीन में भी एमपी का फिक्स्ड है, वो एमपी ही है। या फिर कपास का पूछ ले तो गुजरात है। तो इस प्रकार से, क्योंकि इस और ऐसे क्वेश्चन को ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आएंगे। करंट पे पूछ सकता है नो डाउट, बट ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इकोनॉमिक्स में। क्यों इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका ट्रेंड ठीक है चला हुआ है, समिति वगैरह पूछ लेता है जो पहले की दी हुई होती है, या फिर कोई सी रंगराजन इस तरह से रिपोर्ट वगैरह पूछता है। अदरवाइज इकोनॉमिक्स में एज मच एज क्वेश्चंस आपके करंट से ही जोड़े जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यमुनोत्री, ओके, पूछा गया है कि धाम, जो यमुनोत्री धाम जो कि आपका खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल एंड डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? एक्चुअली क्या हुआ है, क्वेश्चंस अगर इस साइड रहती है तो मेरे लिए लिखना आसान हो जाता है। क्वेश्चन इस तरफ टाइप हो गई है, तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को क्वेश्चन जो उस साइड करवा दी जाएगी, ताकि आप भी बहुत आसानी से जो क्वेश्चंस को देख सकें। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मे बी ये प्रॉब्लम आए आप लोगों को, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से इस तरफ से ही क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है यमुनोत्री धाम जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुनोत्री धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है, जो कि इन दिनों भी काफी चर्चा में है ना? यह इन दिनों भी काफी चर्चा में है। यह उत्तराखंड के कहां पर है? उत्तराखंड उत्तराखंड के कहां पर है? उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जो है इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। उत्तरकाशी लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या इसका न्यूज है? जो वर्तमान के इसके न्यूज चल रहे हैं उत्तरकाशी को किसको लेकर के है? सिल्क यारा, है ना? सिल्क यारा, सिल्क यारा क्या है? टनल। सिल्क यारा टनल, यानी कह सकते हैं सुरंग। सिल्क यारा सुरंग को लेकर के ये लगातार चर्चा में बना हुआ है, जहां पर अभी ऑपरेशंस जारी है ना? रेस्क्यू चल रहा है। वहां के जो मजदूर जो फंस चुके हैं इस सुरंग में, उसकी जो अभी लगातार वो जारी है। इसके अलावा अटल सुरंग वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। अटल सुरंग हो गया, क्योंकि इसकी क्या एक्चुअली इसका निर्माण का जो कार्य है, इसको बनाया जा रहा था करीब, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 4.5 किलोमीटर का इसका हुआ क्या है, ये सुरंग में जो अभी दुर्घटना हुई है, ये इसके निर्माणाधीन, यानी इसका निर्माण चल रहा था, कंप्लीट तो हुआ नहीं था, निर्माण के दौरान ही, बनाने के दौरान ही ये उसका जो ये घटना हुई है इसमें। तो इसका निर्माण कितने किलोमीटर का किया जा रहा है? 4.5 किलोमीटर का। और ये किसको किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी किसको? गंगोत्री एवं आपके यमुनोत्री को, एवं यमुनोत्री, ओके, यमुनोत्री को, इन दोनों को ये जोड़ेगी। और इन दोनों के जोड़ने से क्या होगा? अप्रोक्स 31.5 किलोमीटर जो है आपका जो है दूरी जो है वो कम हो जाएगी। 31.5 किलोमीटर की दूरी जो है ये कम हो जाएगी, ये दूरी कम हो जाएगी। ओके, ये दूरी इतनी कम हो जाएगी, इसको दूरी कम है, इसका सिंबल ये है। अब बात आती है, चूंकि निर्माण होने का जब ये क्रम था तो इसको ये बोला गया कि अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तराखंड की, इसका निर्माण होने से इसको उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की ये क्या हो जाती? सबसे लंबी क्या होती है? सबसे लंबी डबल लेन, ओके, ये इसकी स्पेशलाइजेशन है कि सबसे लंबी डबल लाइन सड़क सुरंग होती है। सबसे लंबी डबल लाइन सड़क सुरंग, ओके, इसको ध्यान रखना है। सड़क सुरंग, अगर हालांकि निर्माण हो नहीं पाया, रास्ते अभी इसमें प्रॉब्लम आ गई, सबसे लंबी। इसी प्रकार से जिस तरह से डबल लाइन की सबसे लंबी होती है, उसी प्रकार से आपका अटल सुरंग है ना, जिसको कि रोहतांग दर्रा के ऊपर निर्मित किया गया है, रोहतांग दर्रा के ऊपर निर्मित किया गया है, या उसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस दर्रे के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और उसको क्या बोला गया है? क्योंकि वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है ना, तो उसे बोला गया है विश्व की सबसे लंबा, मतलब सबसे हाइट पे बनी हुई सुरंग है वो। सबसे हाइट पे बनी हुई सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। इसी प्रकार से पीर पंजाल सुरंग है, जवाहर सुरंग है ना, जो कि आपकी किस इसी प्रकार से क्या है आपका जवाहर सुरंग है, जो कि आपकी किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेकर के जम्मू को जोड़ता है। ओके,
तो ये कुछ सुरंग हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुरंग के नोट्स जब आप तैयार करो तो एक जगह इन 3-4 सुरंग को लिख लीजिएगा। अब सवाल आता है उत्तराखंड के इसको लेकर के यमुनोत्री वाली। तो ये इसका एक स्पेशलाइजेशन क्या है यमुनोत्री की, एक कि यह जो आपके यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल भी कहाँ है, यमुनोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, ओके, इसको चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ यहाँ यमुनोत्री को यहाँ लिख देती हूँ। गंगा नदी, सॉरी यमुना नदी का, यमुना नदी की उद्गम स्थल भी है। यह क्या है, उद्गम स्थल, ओके, किसकी, यमुना नदी की उद्गम स्थल। क्लियर? ठीक है, यमुना नदी की उद्गम स्थल है। नाउ इसी प्रकार से अगर गंगोत्री की बात की जाए तो ये किसकी है, गंगा नदी की उद्गम स्थल है। ये तो हो गया। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, हालांकि आगे आपको क्लास में वो भी आएगा, कि सिल्क यारा टनल को लेकर के पूछता है, जो कि ये जो बनाया जा रहा था यमुनोत्री से कनेक्टिविटी के लिए बनाई जा रही थी। बेसिकली इसका क्या था, यमुनोत्री से कनेक्टिविटी के, इसको सभी सीजन में इसको जोड़ के रखा जा सके, कनेक्टिविटी के लिए ही इसको बनाया जा रहा था। तो इसमें क्या किया गया, इस कनेक्टिविटी के तहत क्या किया गया है, हालांकि ये तो बन नहीं पाया, बीच में ही प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो इस कभी कभी से इससे ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया था। ठीक है, तो 4 धाम प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, 4 धाम वाली प्रोजेक्ट थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एबल पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लुईस कैफ्रेली ने 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। ओके, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, एबल पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। एंड थर्ड है, एबल पुरस्कार गणित में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, गणित में। तो इसका राइट आंसर पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ देखना क्या है। ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, एंड डी क्या दिया गया है, 1, 2 और 3। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। एबल पुरस्कार से संबंधित यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है लुईस कैफ्रेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपका सही है फर्स्ट, कि इसे 2023 का एबल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, यानी 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो, चिकित्सा है यानी मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, लिटरेचर है आपका, और पीस के लिए दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे गणित के लिए यानी मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता है। ओके, तो इसे क्या बोला गया है, इस एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करना होगा तो पूछेगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, लुईस कैफ्रेली को। ये ध्यान रखिएगा, गणित का नोबेल यानी एबल पुरस्कार को बता रहा है। तो ये सबसे पहले इस स्टेटमेंट को, हाँ, और ये नहीं कि क्वेश्चंस के फॉर्म में हमें कौन कौन से, ये इसे ऐसे देख लेना है, नहीं, कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस जैसे लुईस कैफ्रेली, ओके, ये स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट ही आपको पूरा याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको दिया गया है एबल पुरस्कार, फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, तो 2023 का किसको दिया गया है, लुईस कैफ्रेली को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये लुईस कैफ्रेली है कहाँ, ये अर्जेंटीना के हैं। ओके, ये भी लिख ले, अर्जेंटीना के, जन्म इनका अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ओके, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इनका जन्म हुआ था। नाउ अब बोला गया है कि फर्स्ट टाइम किसको दिया गया है, यानी 2003 में पहली बार किसको दिया गया था, पहली बार यह किसको दिया गया है, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फर्स्ट जो दिया गया है किसको दिया गया है, जी एन पियरे। ओके, जी एन पियरे, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है जी एन पियरे को, या फिर ये कहाँ के हैं, तो अर्जेंटीना के हैं। ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, यूनेस्को के द्वारा नहीं दे करके इसको नॉर्वेयन सरकार के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेयन यानी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे गवर्नमेंट इसे देती है, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिया जाता है। आप इसको यहाँ पे हालांकि वहां की मैथमेटिशियन इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको नॉर्वे लिख ले। ओके, नॉर्वे,
नॉर्वे, यूनेस्को के द्वारा इसको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार गणित में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। 2003 में फर्स्ट टाइम दिया गया जेन पेरे को, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी, नॉर्वे ने इसका स्टार्ट किया था इन 2001। इन 2001 में इस पुरस्कार को जो है देना स्वीकार किया गया था। अगर ये बात की जाए, ये तो गणित का आपका जो है कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार या एबल पुरस्कार उसकी उपलब्धि के लिए, भारत में गणित की उपलब्धि में, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर भारत में दिया जाए, भारतीयों को दिया जाता है गणित के क्षेत्र के लिए कौन सा पुरस्कार है? तो रामानुजम पुरस्कार है। ओके, रामानुजम पुरस्कार ये भी किसको दिया था? भारतीयों को दिया जाता है उनके गणित के क्षेत्र में अलोकनीय योगदान के लिए, ठीक है। नाउ ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। तो ये पूरे स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरे स्टेटमेंट को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन दिया गया है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। कब मनाया जाता है आपका यह? तो यह आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी इज योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ओके, 22 मार्च। तो सबसे पहले इसको 22 मार्च 93 में इसको पहली बार मनाया गया था। 93 में इसे पहली बार मनाया गया था। और इस साल की अगर पूछा जाए कि 2023 की थीम क्या है? ओके, 22 मार्च 2023, यानी इस साल की अगर थीम पूछ लिया जाए तो इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। त्वरित परिवर्तन, त्वरित परिवर्तन। ओके, त्वरित परिवर्तन जो है इसकी थीम है। नाउ अगर पूछा जाए कि 19 मार्च क्यों मनाया जाता है? 19 मार्च तो ये सीआरपीएफ की स्थापना दिवस है। 19 मार्च सीआरपीएफ स्थापना दिवस। ओके, स्थापना दिवस 19 मार्च, और इस साल 34th सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 मार्च ये विश्व गौरैया दिवस, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। नाउ नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या है? विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस। ओके, तो ये कविता दिवस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है तो ध्यान रखिएगा, आपका 20 मार्च इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और 22 मार्च इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च और 22 मार्च आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसआई का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा 19 मार्च को भी देख लीजिएगा, सीआरपीएफ फोर्स वगैरह से जुड़ा हुआ है तो मे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इसकी श्योरिटी थोड़ी कम है। चलिए 22 मार्च है, 2-3 तो ऐसे याद ही होंगे, 22 मार्च, 22 अप्रैल, है ना, 22 जून, 21 जून किस लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 22 मई क्यों इंपॉर्टेंट है। तो खैर यहाँ पर इन 4 को ध्यान रखिए, अभी आएगा हम लोग जब मंथ ऑफ अप्रैल का करेंगे तो वहां पर जो है इसके आगे भी जो है वो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? कौन सा देश? ओके, ऑप्शन है मिस्र, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश बना है? चलिए कौन सा देश किसका पूछा है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया सदस्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र बना है। कौन सा देश बना है? यह मिस्र बना है। ठीक है, और मिस्र ऐसा इस देश का जो सदस्य बना है ये 4th सदस्य बना है, 4th सदस्य बना है। ओके, इसको ध्यान रखना है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी, इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। मिस्र की राजधानी आपकी कहाँ हो गई? ये काहिरा, काहिरा। ओके, मिस्र की राजधानी, और ये कहाँ है? तो यह आपका अफ्रीका हो गया। नाउ काहिरा इसकी राजधानी हो गई। अब बात आती है कि चूंकि मिस्र का ये बनने वाला 4th अगर सदस्य था तो इससे पहले कौन कौन से थे? तो फर्स्ट में आप लिख लें बांग्लादेश, फर्स्ट आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बांग्लादेश फर्स्ट था, बांग्लादेश। ओके, सेकंड है आपका यूएई एंड थर्ड है आपका यूरुग्वे, यूरुग्वे। ओके, यूरुग्वे, यूरुग्वे। ओके, यूरुग्वे, ये ध्यान रखिएगा, यूरुग्वे आपका फर्स्ट या थर्ड है, यानी बांग्लादेश, यूएई एंड यूरुग्वे आपका थर्ड है, ध्यान रहेगा। नाउ
चलिए, हाँ, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है एंड हाँ, ओके। अब हम लोग आते हैं एनडीपी के ऊपर, ओके, एनडीपी के। तो इस एनडीपी का, चूंकि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्रीज हैं? अगर बात की जाए ब्रिक्स में टोटल ब्रिक्स एनडीबी है ना, ब्रिक्स एनडीबी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनडीबी को, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? संघाई चीन, ओके, संघाई चीन इसकी हेडक्वार्टर हो गई। इसका अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्कोस प्राडो। मार्कोस, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको आप लोग इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। मार्कोस क्या होगा? प्राडो, ओके, ये हो गया, अध्यक्ष हो गए। अब इसकी बात की जाए कि उसका एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था इसको, तो 15 जुलाई इन 2015, ओके, 15 जुलाई 2015 में। इसमें अब चूंकि इसके जो संस्थापक अगर पूछा जाए, तो संस्थापक में ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो आपके एनडीबी में शामिल हैं। इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बस इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रिक्स का अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन जब इसका गठन किया गया था इन 2006, जब इसका गठन किया गया था, तो ये जो चार है, गठन के समय तो ये चार थे जिनका गठन किया गया था 2006 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था 2010 में। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि एनडीबी का संस्थापक कौन सा देश है, तो क्या होगा? ये जितने ब्रिक्स को आप देख रहे हैं, सभी देश इसके संस्थापक तो है ही, इसके साथ ही साथ इसमें अगर पूछा जाए कि सदस्य कौन कौन शामिल होगा या एनडीबी का सदस्य कौन है, तो ये 6 के अलावा जो आप यहाँ पे ये 4 देख रहे हैं, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एंड मिस्र, ये भी उसके सदस्य में काउंट होंगे। यानी आपका टोटल कितना हो गया? तो 10 इसके अभी वर्तमान में सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ ये हो गई। अब बात आती है इसके 15th शिखर सम्मेलन की। एक्चुअली क्या किया गया है इस साल, जो ब्रिक्स की 15th शिखर सम्मेलन हुई है, ओके, 15th शिखर सम्मेलन, 15th शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 15th शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? यह आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इसको याद रखना काफी आसान है। कैसे? क्योंकि इसका जो समिट किया जाता है एवरी ईयर, जो इसकी समिट होती है, वो समिट कैसे होती है? सबसे पहले ब्राजील में हुई, फिर मतलब ये इस क्रम से चलता। अगर अभी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, तो नेक्स्ट जो इसकी समिट होगी वो कहाँ होगी? वो ब्राजील में होगी। ये इस प्रकार से ही रोटेट होता है ना। इसकी नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? तो ब्राजील में होगी। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ होगी? तो रशिया में होगी। इसका इस प्रकार से क्रम चलता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रिक्स को देखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को देखे, कौन कौन उसके सदस्य थे, क्या क्या उसके कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या इसके प्रावधान थे, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका एसआई हो गया या आपका बिहार टीचर, इन सभी में करता क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली वो 1 लाइन के क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो बहुत आसान सा पूछता है, जिसकी गलती हम लोग की होती है कि हम लोग उन आसान क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। ओके, इनका ट्रेंड हमेशा एग्जाम में बना रहेगा। एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं या तो ब्रिक्स पूछ ले या एडीबी पूछ ले, कोई भी एक, यूनेस्को पूछ ले, डब्ल्यूएचओ पूछ ले या आपका वर्ल्ड बैंक पूछ ले, ये लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। ओके, अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी कितने सदस्य हैं वो पूछ लेता है। तो सदस्य की अगर बात की जाए इसके, तो ब्रिक्स के कितने हो गए? एनडीबी में कितने सदस्य हो गए? टोटल 10 हो गए। 6 ब्रिक्स के और 4 आपके सामने ये लिखे हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय, किसकी बात की गई है? क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो है यह बात की गई है। अब सवाल यहां पर यह है कि इसके जो रीजनल ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी ये पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस सिटी में है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर केवल इतना ही नहीं किया गया है, इस इनोवेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है इसमें भारत 6G, ओके, यहाँ पर क्या किया गया है? भारत 6G यानी 6th जनरेशन। एक बार एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी के एग्जाम में ही था कि जी का जो फॉर्म है, जी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जी का संबंध किस शब्द से है, तो जी फॉर जनरेशन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। और बीपीएससी में जो क्वेश्चंस रिपीटेशंस होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ओके, तो जी का संबंध किससे है? जनरेशन से होता है। ओके, और ये क्या किया, इसी जो इन्वेशन किया गया इसके तहत भारत 6G अनुसंधान और विकास पर, किस पे था ये? अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान और विकास पर ये केंद्रित रहा, ठीक है। अनुसंधान और विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया, ये भी हम कह सकते हैं, अनुसंधान और विकास केंद्र का भी यहां पर शुभारंभ किया गया। किसमें? इस जो आपका आईटीओ के क्षेत्रीय कार्यालय है और इनोवेशन सेंटर है। ओके, इनोवेशन सेंटर यहां पर किया गया है। क्लियर? नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। चलिए, हाँ, इसके अलावा हम लोग आईटीओ का जो रीजनल ऑफिस, चलिए आईटीयू की जो रीजनल ऑफिस है उसे देख लेते हैं, क्या बोला गया है। आईटीयू की रीजनल ऑफिस कहाँ है? ये आईटीयू की रीजनल ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा, ठीक है। और इसमें भारत कब शामिल हुआ? इसमें इस आईटीयू में भारत कब शामिल हुआ है, यानी इसमें भारत ने कब साइन किए हैं? मार्च 2022 में भारत ने क्या किया है? इसको साइन किया है मार्च 2022 में। ओके, मार्च 2002 में भारत जो है इसमें साइन किया है। क्लियर? ये ध्यान रहेगा, इन 2022 भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं इस आईटीयू में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में, ओके, आज क्वेश्चन इस साइड होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मार्च 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में संवाद भागीदारी के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा देश जो है वो पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सवाल को फिर से देख लेते हैं। मार्च 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में, ओके, संवाद भागीदारी पूछा है, संवाद भागीदारी के रूप में, ठीक है, शामिल हुआ है? तो क्या होगा आंसर? सऊदी अरब। अब बात आती है चूंकि एससीओ को लेकर के, तो एससीओ का गठन कब हुआ है? इन जून जून 2001। ओके, जून 2001 में एससीओ का गठन किया गया है, जून 2001 में। इसमें कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में इसमें 9 सदस्य देश हो गए हैं। ओके, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें क्या किया गया, जो ईरान है उसको 9th सदस्य इसका बन चुका है, ईरान 9th सदस्य, और भारत भी इसमें शामिल है। तो कौन कौन से इसके सदस्य हैं देख लेते हैं। इसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं। टोटल कितने हैं? 9 मेंबर्स हैं आपके एससीओ में, 9 मेंबर्स हैं। और वो कौन कौन है 9 मेंबर्स? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे आप चीन, रूस, ओके, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान हो गया, ये शामिल है, किर्गिस्तान हो गया, एंड तजाकिस्तान, ओके, तजाकिस्तान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गए। भारत, पाकिस्तान, ओके,
तो भारत और पाकिस्तान के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान को तो नहीं पूछेगा, भारत का पूछता है, तो भारत कब इसमें शामिल हुआ है? इन 2017। इवन पाकिस्तान भी हुआ है 2017 में, बट नो नीड ऑफ दैट कि हम लोग पाकिस्तान को भी लिखे। अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना चाहते हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में एससीओ में शामिल हो गया है। ओके, एससीओ में शामिल हो गया है। अब बात आती है, चूंकि मैंने कहा था कि 9th वाला जो है इंपॉर्टेंट, और वो है 9th आपका ईरान है। 9th कौन सा है? ईरान है, और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्या हुआ है? अभी शामिल हुआ है ईरान। ओके, ईरान इसका 9th मेंबर बन गया है। 9th मेंबर है ईरान। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि एससीओ के अंतर्गत शामिल होने वाला 9वां देश कौन सा है, निम्नलिखित में से 9वां देश कौन सा है? तो ईरान है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, इसका एक्चुअली हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हाँ, और सऊदी अरब की बात आती है। सऊदी अरब की राजधानी देख लेते हैं कहाँ है। तो इसकी राजधानी है, इसको हम कह सकते, यहाँ पे लिख लें, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, रियाद। रियाद इसकी राजधानी लिख लें। और रियाल, ए है रियाद, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सऊदी अरब की ही मुद्रा को लेकर के पूछा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रियाद इसकी राजधानी हो गई और रियाल इसकी मुद्रा है। रियाल, रियाल जो है ये इसकी करेंसी है, मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। एंड रियाद इसकी क्या है? वो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। क्लियर? नाउ अब बात आती है चूंकि एससीओ को, तो इस साल इसकी समिट कहाँ की गई है? एससीओ का समिट इन 2023 कहाँ किया गया है? इसको भी देख लें, एससीओ की समिट कहाँ की गई है? एससीओ की समिट जो हुई है, समिट यानी इसका सम्मेलन, शिखर सम्मेलन इन 2023 कहाँ किया गया है? तो यह आपका इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है। ओके, इंडिया में। अगर पूछा जाए कि 2024 में कहाँ होगा, तो ये कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में होगा नेक्स्ट ईयर 2024 में। अभी यहाँ पे इंडिया में किया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आपके एससीओ। मेरी तरफ से कोशिश है कि एज मच एज इन्फॉर्मेशन आपको मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएं। मेरी कोशिश तो यही है, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? किसका है? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बी इज योर राइट आंसर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, और इसको बनाया गया है किसका? मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस का ऑनर कौन है? मुंबई इंडियंस का ऑनर अगर पूछा जाए कि कौन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। ओके, इसके ऑनर कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। नाउ अब बात की जा रही है कि ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। लेकिन ये कितने टाइम के लिए बना है? ये ओनली फॉर 3 इयर्स के लिए बनाया गया है। 3 इयर्स के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आईडीएफसी की फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या है? आईडीएफसी का फुल फॉर्म इसको लिख ले यहाँ पर, आईडीएफसी, या इसको हालांकि इसको इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, आईडीएफसी छोड़ सकते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जस्ट लीव इट। आईडीएफसी नॉट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। आईडीएफसी का, हाँ, बस इसका ये देख लेना है कि इसका गठन कब किया गया है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया है ये देख लेते हैं। ये किया गया है अक्टूबर 2015 में, 2015 में इसका गठन किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई। ओके, नाउ एमडी एंड सीईओ की बात की जाए तो इसके एमडी एंड सीईओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे संबंधित है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज के फुल फॉर्म को लिखने की जरूरत नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस, क्या है ये? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपकी कंपनी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ एमडी एंड सीईओ की बात की जाए तो कौन है इसके एमडी और सीईओ? कौन है? वी वैद्यनाथन। ओके, वी वैद्यनाथन, वी वैद्या।
वी वैद्यनाथन। अगर कोई नॉर्थ इंडिया का नाम होता तो वैद्यनाथ बोला जाता, बट ये कहाँ के हैं, साउथ इंडिया से हैं, तो इनका नाथन लग गया, वी वैद्यनाथन। अदरवाइज वी वैद्यनाथ बहुत आसानी से बोला जा सकता था। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहा HUID, आखिर ये क्या है HUID? ओके, है क्या? खबरों में रहा HUID, देख लेते हैं। नंबर जो है किस उत्पाद या तत्वों से जुड़ा हुआ है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द HUID? ओके, चलिए। नंबर इन द न्यूज कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट। ऑप्शन है चावल, कपास, सोना, लिथियम। आते हैं देखते हैं क्या है ये HUID। किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर देख लें, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, HUID राइट आंसर सी है। आप लोग जब गोल्ड परचेज करने जाते हो तो आप लोग क्या देखते हैं? वहां पे हॉलमार्क देखते हैं, है ना। ये माना जाता है कि हॉलमार्क वाला जो गोल्ड होता है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो सस्ता सोना भी, मतलब कैरेट जो देखते हैं कि सबसे बेस्ट कैरेट कौन सा है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, ये देख के लेते हैं गोल्ड। 18 कैरेट का भी इंसान ले लेता है कि चलो ठीक है, लेकिन वो उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं मानी जाती है। खास करके किसी को गिफ्ट देना हो तो लोग 18 कैरेट वगैरह का ही देख करके गिफ्ट करते हैं, तो ये एक अलग चीज हो गई। अब हमें करना क्या है कि उसी जो बोला गया है, ये हॉलमार्क एक आया है कि हॉलमार्क होना चाहिए। अगर आप अपने गोल्ड लिए हो और उस पर हॉलमार्क नहीं है और उसे आप चाहते हो कि उसे आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो और आपकी इच्छा है कि आप उसे बिक्री करना चाहते हो, अगर उसमें हॉलमार्क नहीं है तो वो शॉप वाला भी नहीं लेगा। अगर आप सस्ते सुविस्ता में निपटाना चाहो तो शायद वो ले ले, लेकिन जो अगर उचित दाम अगर आप चाहते हैं तो आपके गोल्ड पे हॉलमार्क होना चाहिए। यही है यह HUID। ओके, कि सोना के ऊपर क्या होना चाहिए? हॉलमार्क होना चाहिए। यानी इसका अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या होगा? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है यह? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। ओके, हॉलमार्क यूनिक, चलिए मैं लिख देती हूं, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये नंबर है, ठीक है, ये हो गया। ये कितने डिजिट की होती है? इसकी एक है, ये 6 डिजिट की होती है, 6 डिजिट की होती है, ठीक है, ये 6 डिजिट के नंबर होती है। इसको कब से लागू किया गया है? कि जब से आप गोल्ड, जैसे इसको 1 अप्रैल 2023 से ये नियम बना दिया गया है कि अगर आप गोल्ड लेते हो और उस पर अगर ये नहीं है गोल्ड के ऊपर, तो एक्चुअली इस प्रकार के सोना को क्या करना जो है, बैंड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बिना अगर आप सोना लेते हो तो अगर आपकी गोल्ड पे मेंशन नहीं है तो उस प्रकार के सोना को अब जो है सेल आउट नहीं किया सकता, बिक्री नहीं किया जा सकता, उसको बैंड कर दिया गया है। ठीक है, बैंड कर दिया गया है। अगर गोल्ड के ऊपर यह HUID मेंशन नहीं है तो इस प्रकार के सोना को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। बैन, ओके, बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, और कब से यह नियम लागू किया गया है? यह नियम आपका लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। कब से किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, अब बात आती है, चूंकि एक इंफॉर्मेशन और है आपके लिए, एक न्यूज और देख लीजिएगा। एक है आपका लिथियम। ओके, लिथियम है यहाँ पर। लिथियम से संबंधित इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि लिथियम का अभी आपको, चूंकि हम लोग मार्च मंथ का देख रहे हैं, तो वहां पर इस समय में इसकी खोज नहीं की गई थी, लेकिन आगे की जब करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे तो लिथियम एक शब्द मिलेगा जिसकी खोज की गई थी। तो लिथियम की खोज कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में लिथियम के करीब 59 लाख टन का जो है भंडार मिला है लिथियम का, और इसका यूज क्या है? रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए। इसको ध्यान रखना है, ये आगे आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, तो इसलिए चलो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगी और याद रह जाएगा। लिथियम जिसकी खोज की गई कहां पर? जम्मू कश्मीर में यह पाया गया, और करीब कितने? तो 59 लाख, कितना है? 59 लाख टन, इतने का भंडार मिला है, इतने का भंडार मिला है लिथियम का, जिसको जब चीन को ये पता चला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि भारत में इतना लिथियम है, और अब लिथियम के प्रोडक्शन में भारत सबसे आगे निकल गया। इवन इतना ही नहीं, अगर बात की जाए रिचार्जेबल बैटरी को लेकर के, तो आगे जो भविष्य में क्या होगा, इन फ्यूचर जो आपकी कारें चलती है पेट्रोल डीजल से, वो जब बंद हो जाएंगी तो किस पर डिपेंड हो जाएंगे?
बैटरी पे, तो सबसे अधिक भारत जो होगा सबसे अधिक उस प्रकार की बैटरी का निर्माण करता होगा, निर्माता होगा। और इससे क्या होगा आपका जो अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी देखा जाए तो वो भी एक तरह का आपको क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक को बढ़ाएगा, है ना। तो लिथियम इसका यूज किस में है, बस वर्तमान में लिथियम का यूज देख लें क्या है, तो रिचार्जेबल बैटरी के लिए। ये आगे आगे भी आएगा, आप लोगों को भी बताऊंगी, फिर आएगा एक क्लास में रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, ओके, रिचार्जेबल बैटरी में इसका यूज है, रिचार्जेबल बैटरी के लिए। क्लियर। नाउ कम टू द, क्योंकि इसी प्रकार से लिथियम मिला है, पाया गया है, वैनेडियम पाया गया है, सोने का भंडार मिला है, और अभी टैंटुलम की भी खोज की गई। यानी इस साल के अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स में, तो सबसे पहले लिथियम, देन वैनेडियम, देन सोने का भंडार, एंड देन लास्ट टैंटुलम। ये 4 धातु आपको इस बार देखना है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डिजिटल इंडिया है बिल, ये किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हो सकता है, यह किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, किससे होगा। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है इस मंत्रालय के मिनिस्टर, कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, ओके, ध्यान रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। डिजिटल इंडिया बिल ये हो गई। हाँ, एक चीज इसके साथ एक ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की गई, ठीक है, जो डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की गई वो शुरुआत किया गया था आपका 1 ऑफ, एक वर्ड यहाँ पे और कर सकते हैं, 1 जुलाई 2015 से, 2015 से। और किस लिए किया गया डिजिटलाइजेशन की शुरुआत जो की गई, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल किया कि क्या करना है, पूरे भारत को क्या करना है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या शुरू किया गया है, डिजिटल इंडिया का। तो उसी के तहत जो डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया है ये 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ओके, नया सीईओ टीसीएस ने किसको किया है, के कीर्तिवासन, राजेश गोपीनाथन, नटराजन चंद्रशेखरन और अदार पूनावाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। टीसीएस के जो नए सीईओ और एमडी किनको बनाया गया है, के कीर्तिवासन को बनाया गया है। ओके, इसके अलावा अगर और ध्यान देना है यहाँ पर, तो किसके स्थान पर बनाया गया है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किनके, मतलब किसके रिटायरमेंट के बाद या किनके स्थान के बाद इनको बनाया गया है। तो ये है राजेश गोपीनाथन, इनके बाद, ये जो आप देख रहे हैं इनका स्थान के बाद। ओके, विल टेक प्लेस ऑफ, यानी आप लिख सकते हैं किनके स्थान पर, तो इन्हीं के स्थान पर कौन आ गए हैं, इनके स्थान पर कौन आ गए हैं, किसके, राजेश गोपीनाथन के स्थान पे के कीर्तिवासन जो है ये आ गए हैं। ठीक है, के कीर्तिवासन टीसीएस के। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप लोग जब क्लास रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग उस समय ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है। ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। और किसको हराया है, हराया किसने, किसको था, इसने दिल्ली कैपिटल्स को। ओके, इसको हराया था, इसको पराजित किया था, दिल्ली कैपिटल्स को। और यहां पर इस क्रिकेट की कप्तान कौन रही थी, कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ये ध्यान रखना है, हरमनप्रीत कौर जो है इसकी कप्तान रही थी, हरमनप्रीत कौर। ओके, हरमनप्रीत कौर। एनी डाउट टू एनीवन। चलिए ये हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, बाकी इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि इसको आपको लिखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है असम वैभव से।
इसके तहत जो असम गवर्नमेंट है, ये असम सौरभ है, गौरव है, इस प्रकार के 3-4 जो अवार्ड दिया जाता है, जिसको असम का सर्वोच्च नागरिक, यहाँ पे मेंशन भी है कि असम का यह क्या किस प्रकार का पुरस्कार है, तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव। तो असम सौरभ में 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, असम गौरव में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। तो नो नीड ऑफ दैट। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इसे देखें, असम वैभव के नाम से सम्मानित किया गया है किसको? असम का ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, अनुज मेहता, पीयूष गोयल एंड डॉक्टर तपन सेकिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर तपन सेकिया। डी इज योर राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। और क्यों दिया गया है आप लोग एक बार इसको देख लें। क्वेश्चंस की जो होगी अगली बार से वो क्वेश्चन इस साइड आने से थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है आज की क्लास के लिए, खैर कोई नहीं। डॉक्टर तपन सेकिया, इनको क्यों दिया गया है तपन सेकिया को? यहाँ पे आप लोग लिख लें, तपन सेकिया को दिया गया है कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, कैंसर इलाज के लिए इनको दिया गया है, कैंसर की इलाज के लिए। कैंसर इलाज में योगदान लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। योगदान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए। और इसके तहत कितने लाख रुपए का दिया जाता है पुरस्कार? कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए का। इसको भी नोट डाउन कर ले। 5 लाख रुपए की जो इसके तहत जो दी जाती है इनाम। अब बात आती है चूंकि असम को लेकर के, है ना, असम को लेकर के। असम का ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी तो गुवाहाटी हो गई। गुवाहाटी इसकी राजधानी हो गई। अगर पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है असम के, तो कौन होगा? हिमंत बिस्वा। हिमंत बिस्वा शर्मा। ओके, शर्मा, ये कौन है? यहाँ के सीएम हो गए। और इसकी राजधानी असम की कहाँ हो गई? दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। दिसपुर, दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। ये ध्यान रखिएगा, दिसपुर इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, असम। असम से रिलेवेंट और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जैसे असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी कुछ दिन पहले आपके आगे न्यूज में आएगा कि भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भूटान नरेश, वहाँ के राजा, वहाँ के बोल सकते जैसे हमारे राजा कौन है, उसी प्रकार से भूटान नरेश जो है नामग्याल वांगचुक अभी 8 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। तो जब ये भारत दौरे पर आए तो सर्वप्रथम ये कहाँ गए? असम एयरपोर्ट, यानी गुवाहाटी एयरपोर्ट। असम की राजधानी गुवाहाटी है, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे गए तो वहां पर असम के सीएम जो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, इन्होंने क्या किया? उनका स्वागत किया। ओके, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये मात्रा नहीं होगी, चलिए ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनका क्या किया? स्वागत किया। इसके बाद वो कहाँ गए? हमारे जो आए थे भूटान नरेश, वो कहाँ गए? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गए थे। तो खैर ये एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब बात आती है, चूंकि नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? शिवा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह, सुरेखा यादव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कौन बन गई है? सुरेखा यादव। और ये पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट है, पूरे एशिया में। ओके, इनके बारे में जरूर लिख लें, ये पूरे एशिया में है। एशिया की ये पहली महिला है, एशिया की पहली महिला। ओके, पहली महिला। ये है कहाँ की? ये है महाराष्ट्र सतारा की। कहाँ की है ये? महाराष्ट्र सतारा की है, सतारा। ओके, महाराष्ट्र सतारा की है ये। और इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ तो खैर मेंशन नहीं है। ये तो पूछा है कि कहाँ का पूछ लिया था? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के इसने पूछा था कि इसकी पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव है। तो पहली महिला वंदे भारत की है, लेकिन अगर पूछा जाए ऐसे नॉर्मल लोको पायलट के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। और दूसरी कौन है? भारत की दूसरी कौन है? भारत की तो पहली महिला हो गई, दूसरी कौन है? तो बिहार के दरभंगा की। ओके, दूसरी। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए, बिहार के एग्जाम आप दे रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए तो भारत की दूसरी महिला लोको पायलट, बस इतना ध्यान रखना है, दूसरी महिला लोको पायलट कहां की हैं वो?
लोको पायलट। कहाँ की है वो दूसरी महिला लोको पायलट? भावना कंठ। भावना कंठ कहाँ की है? बिहार दरभंगा। बिहार दरभंगा। ओके, बिहार दरभंगा। चलिए, क्लियर? तो ये दोनों नाम को मेंशन कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया है? ओके, किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है सेबी, सीएफए संस्थान, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संस्था ने किया है? किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी, CFA संस्थान। CFA जिसका फुल फॉर्म अगर किया जाए तो क्या होगा? चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसने क्या किया? माइंड द गैप जेंडर रिपोर्ट को जारी किया है। ऑप्शन बी, 15 का बी हो जाएगा आंसर ये रहा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाचारों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? फर्स्ट है कपड़ा मंत्रालय, सेकंड है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो समर्थ का संबंध जो है किस योजना मंत्रालय से यह संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका राइट आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय से यह संबंधित है। समर्थ योजना ये इंपॉर्टेंट है। समर्थ क्योंकि योजना हमेशा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी पूछ लेता है एग्जाम में। इसको लॉन्च कब किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? इन 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। एक्चुअली क्या है ना, इस कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें कारीगरों को जिस तरह से एक कभी चल रहा है ना कि हर किसी चीज में मेक इन इंडिया, स्वदेशी होना चाहिए, तो उसी प्रकार से जो कारीगर हैं जो कपड़ा बनाते हैं उनके लिए है कि सभी दृष्टिकोण से, यानी उनको मार्केट भी मिलना चाहिए, उनके जो निर्मित जो कपड़ा होता है उनको एक प्रॉपर मार्केट मिलना चाहिए, उनका अपना उसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से, कहने का मतलब ये है कि उनको समर्थ करने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से इतने समर्थ हो सके कि अपने द्वारा निर्मित जो वस्तु है, निर्मित जो माल है, उसका एक एक्चुअली जो एक उचित, कहते हैं ना कि उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया फिर विदेशों में भी सप्लाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनके माल को एक उचित मुआवजा, जो मुआवजा भी नहीं कह सकते हैं कि उनके हाँ ये होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि समर्थ योजना को के तहत जो निर्माण कपड़ा मंत्रालय क्या कर रही है, जो कपड़े का निर्माण करता है उसके द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती है, जो कपड़े होते हैं, उनको एक सही दृष्टिकोण से एक प्रॉपर जो है मार्केट की उपलब्धता करवाना, बाजार की उपलब्धता करवाना ही आपका समर्थ योजना है। ये ध्यान रखिएगा। कब इसको लाया गया था? इन 2018 में इसको समर्थ योजना को लाया गया था, 2018 में। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड सरकार? ऑप्शन है बागेश्वर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है हल्द्वानी, थर्ड है अल्मोड़ा एंड फोर्थ है देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ कर रही है ये? तो ये हो जाएगा आपका बी, हल्द्वानी में कर रही है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है ना, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है एनके सिंह, दिल्मा रूसेफ, मार्कोस त्रोहियो एंड अमिताभ कांत। इसका एक थोड़ा गलत दे दिया है यहाँ पर, ये मार्कस त्रोहियो नहीं है। ओके, यहाँ पर ये नाम गलत हो गया है, आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर लें। ये त्रोहियो नहीं होगा, ये त्रोहियो गलत है। ठीक है, यहाँ पे ट्रोजियो होगा, ये TROYZO। ठीक है, ये है ट्रोजियो, ये नाम है। ओके, मार्कोस ट्रोजियो या मार्कस आप कह सकते हैं कि प्राडो करके मार्कस प्राडो भी कर सकते हैं। मार्कस प्राडो ट्रोजियो पूरा नाम है, मार्कोस भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन दिया गया है एनडीबी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन मार्च मंथ का है, तो मार्च मंथ में
2020 से लेकर 2023 तक, इन 3 साल में, यानी मई 2020 से लेकर, ये कब से कब तक रहे हैं, तो मई 2020 से लेकर ये मार्च 2023, ओके, मार्च 2023, सॉरी, मार्च 2023, मई से लेकर मार्च तक कौन थे, तो मार्कोस ट्राइजो रहे हैं, मार्कोस ट्राइजो या मार्कस प्राडो, व्हाटएवर, जो भी आपको याद रहे, ये रहे। हमारा क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, अगर मार्च मंथ का पूछा जाएगा तो नाम आएगा मार्कोस का, लेकिन अगर एक क्वेश्चन मार्च मंथ नहीं दे करके पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में, तब हमारा आंसर हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। ध्यान रहेगा, वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में यहां लिख देती हूं करेंटली, या आपसे पूछा जाए वर्तमान, तो हमारा आंसर होगा डिल्मा रूसेफ, ओके, जो कि क्या रह चुकी हैं, डिल्मा रूसेफ क्या रह चुकी हैं, तो यह आपकी 2011 से, कब से, 2011 से लेकर 2016 तक, आप यहाँ पे लिख लें ब्राजील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, ओके। और कौन सी क्रम था इनका प्रेसिडेंट के रूप में, 36th प्रेसिडेंट, ये लिख लें 36th प्रेसिडेंट के रूप में ये काम कर चुकी हैं, कब से कब तक, 2011 से लेकर के 2016 तक, ओके। चलिए, ये ध्यान रहेगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, या ये पूछा जाए कि इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ओके, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष कौन है, अगर ये पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो यहां पर हालांकि मेंशन नहीं है, आप यहां पे लिख लें अनिल किशोर उपाध्यक्ष कौन है, अनिल किशोर, ओके। एंड इसके महासचिव की अगर बात की जाए, महासचिव इसके कौन है, के.वी. कामत, ओके, महासचिव कौन है, के.वी. कामत, ये ध्यान रखिएगा, महासचिव के.वी. कामत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग जब क्लास देख रहे होंगे तो उस समय वीडियो तो रिकॉर्डेड मिलेगी, तो फटाफट कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बना लीजिएगा वैसे, और जितना जल्दी हो सके कि 1 by 1 रिवीजन, क्योंकि मस्ट होता है, कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है, एज मच एज रिवीजन करें। तो इसकी वीडियो जब देखें तो पुरानी जो जनवरी और फरवरी की है उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तो और क्या हो जाएगी, तैयारी और बेहतर हो जाएगी, है ना, तैयारी और आपकी बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 23 मार्च, राइट आंसर इसका क्या होगा, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। देख लेते हैं इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, लिख लेते हैं, इस साल की इसकी थीम क्या रही है, द फ्यूचर ऑफ, ओके, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट, ओके, क्लाइमेट एंड वाटर across generation, ओके, across generation, ये ध्यान रखिएगा, इसकी थीम रही है, इसकी थीम थी, ठीक है, इसकी थीम रही है। नाउ 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, 24 मार्च किसके लिए मनाया जाता है, तो ये है आपका विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय दिवस, और क्षय का मतलब किससे संबंधित है, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, विश्व क्षय दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं वर्ल्ड टीबी, क्षय का मतलब टीबी,
एग्जाम में ये पूछ लेता है साइंस वाले सेक्शन में कि टीबी जो है किससे है, जीवाणु से होता है या विषाणु से जनित रोग है। तो ध्यान रखिएगा ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। टीबी का संबंध किससे है, जीवाणु से है, बैक्टीरिया से है। ओके, माइक्रोब जो आपकी माइक्रोबैल्जियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इससे आपकी होती है, आपका टीबी के लिए है, जीवाणु आ जाएगा। नाउ इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार के द्वारा और यूएन दोनों ने क्या किया था, यूएन सतत विकास ने, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास हम कह सकते हैं इसको, इसकी दो मोटो को ले लें। संयुक्त राष्ट्र, किसी एक के बारे में पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, उसने एक इसका टारगेट ठीक किया। ओके, इसके उन्मूलन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ने एक टारगेट ठीक किया है, अचीव किया कि हमें कब तक, 2030 तक क्या करना है, 2030 तक, कब तक, 2030 तक किसका है ये टारगेट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का, टीबी का उन्मूलन करना है। ओके, और जो हमारा भारत सरकार है, भारत सरकार का टारगेट कब तक रहा, कब तक का है, भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक, 2025 तक। ओके, तो एग्जाम में देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ट कर रहा है, भारत सरकार पूछ रहा है या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पूछ रहा है। ऐसा ना हो कि पूछे वो और आंसर ये करके आ जाइएगा। क्लियर, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू, वैसे भी 22 मार्च हम लोगों का जल दिवस हम लोगों ने देख लिया है, तो उसको छोड़ दें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक चिकित्सा पर B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का मेजबान है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी उड़ीसा एंड डी आपका क्या दिया गया है, केरल दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक चिकित्सा पर, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी असम का गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में क्या किया जा रहा है, पारंपरिक चिकित्सा पर B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि हमारे आयुष मंत्रालय और WHO का, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा अगर आएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि WHO और उसने किसके साथ समझौता किया है, तो आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय है ना, जिसके मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है, किस संगठन ने महिला, क्वेश्चन है किस संगठन ने महिला व्यवसायिक और कानून सूचकांक यानी वोमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को जारी किया है। दिया गया है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इस पर। ऑप्शन ए विश्व बैंक ने, किसके द्वारा है, विश्व बैंक ने, और ये विश्व बैंक की कौन सी एडिशन रही, 9th एडिशन थी, 9th एडिशन। ठीक है, अब बात आती है चूंकि विश्व बैंक को लेकर के, तो विश्व बैंक का गठन कब किया गया था, इन 1945 विश्व बैंक का गठन किया गया था, इन 1945। ओके, विश्व बैंक का गठन किया गया, 9th एडिशन था। इसमें टोटल कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इसके वर्तमान में 190 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। ओके, मेंबर्स हैं। अब बात आती है चूंकि विश्व बैंक जिसका अध्यक्ष, विश्व बैंक का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, विश्व बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। ओके, अजय बंगा। मैंने ये नाम इसलिए लिखा है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में 2 नाम आ सकता है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी मैती समुदाय को लेकर के, वहां उसके लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति का अध्यक्ष अजय लांबा को बनाया गया था, अजय लांबा। ओके, और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। और अजय बंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इन्होंने जून में अपना कार्यभार संभाला है। इसको ध्यान रखना है, आपके एग्जामिनेशन में कभी भी अगर देगा तो हो सकता है कि अजय बंगा और अजय लांबा दोनों नाम दे दे। तो लांबा का संबंध किससे हो गया, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी मैती समुदाय वगैरह को लेकर के, ये भी न्यूज में काफी चर्चा में रहा था, 3-4 महीने पहले की न्यूज है। उसमें जो समिति गठित की गई उसका अध्यक्ष अजय लांबा और विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप अपने नोट्स में बिल्कुल क्लियर लिख लेंगे। चलिए, ठीक है। नाउ अब बात आती है विश्व आर्थिक मंच को लेकर के, इसका गठन कब किया गया, विश्व आर्थिक मंच इन 1971 में इसका गठन किया गया है। ईयर इसको लिख लें, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड।
आईएमएफ की बात अगर की जाए, आईएमएफ की अगर बात की जाए तो इसका कब हुआ था? इन 1945। ओके, इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके 190 सदस्य देश हैं, 190 इसके सदस्य देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। वाशिंगटन। अपने ईमानदारी से सोच के देखिएगा कि आपको इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ओके, उसमें से कितने के आपको हेडक्वार्टर याद है या मेंबर्स याद हैं या उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जब भी आए तो जरूर एक बार आप लोग लिखने की कोशिश करें, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जैसे यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का सेम है, एस्टेब्लिश्ड ईयर एंड उनका कितने मेंबर्स हैं वो दोनों सेम है आईएमएफ की। ओके, चलिए अब बात आती है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की। तो एडीबी में टोटल 68 मेंबर्स हैं और इसका गठन कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया है। 1966 में इसका गठन किया गया था। नाउ ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है ए सिटी ग्रुप, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? ऑप्शन सी, बैंक ऑफ अमेरिका ने किया है। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका ने किया है। ओके, बैंक ऑफ अमेरिका ने। चलिए बस इसमें इतना ही, और इसमें और कोई इंफॉर्मेशन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? हथियार आयातक पूछा है, हम लोगों को देखना क्या है? आयातक, निर्यातक सब देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन है चीन, भारत, फ्रांस, कतर। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। ओके, रिपोर्ट किसकी है? सिप्री की है। और सिप्री किसकी रिपोर्ट है? ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री का गठन कब हुआ था? इन 1966 में, जब आपका एडीबी का गठन हुआ था। तो ऐसे याद रखा जा सकता है, ऐसे याद, अभी भी मैंने जस्ट बताया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब आपका कुछ कुछ ऐसे मिला के याद रखेंगे तो याद रह जाएगा कि एडीबी का गठन भी 1966 में हुआ है और आपका सिप्री का गठन भी 1966 में हुआ है। यहाँ पे लिख लीजिए हल्का सा एडीबी। ओके, एडीबी का मतलब हो गया कि इसका गठन भी 1966 में हुआ है, तो आसानी से याद रखने के लिए। अब बात आती है, चूंकि बोला गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको केवल लिख ले, 24% की वृद्धि है। इतने परसेंट की जो है इसमें वृद्धि हुई है भारत में। ठीक है, ये पूछेगा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सेक्शन का ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब बात आती है, चूंकि सिप्री का अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिप्री का, तो इसका कहाँ है? स्टॉकहोम। ओके, ये सिप्री का क्या है? हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम यानी स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कैपिटल ऑफ स्वीडन कौन है? स्टॉकहोम। ओके, नाउ अब चूंकि बोला गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन से हैं और निर्यातक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग आयातक लिख लेते हैं जिसमें कि भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर कौन है? यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, सेकंड में आपका सऊदी अरब है आयातक में। ओके, आयातक है ये, इस तरफ हम लोग आयातक लिख लेते हैं यानी इंपोर्ट करने में आयातक। दूसरा कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब सेकंड पोजीशन पर है हथियार मंगाने में। थर्ड है आपका मिस्र यानी इजिप्ट हो गया, मिस्र यानी इजिप्ट हो गया थर्ड। एंड फोर्थ है आपका यूएई। ओके, इतना काफी है, इससे ज्यादा और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हथियार का निर्यातक कौन है, निर्यातक अगर पूछ लिया जाए, निर्यात करने में, और एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 प्रकार से सवाल है। ठीक है, 2 प्रकार से है सवाल आपका। ऐसा है कि अगर भारत को पूछा जाए, ठीक है, हालांकि डाटा उस समय मार्च के हिसाब से उसमें ये था कि अगर भारत को सबसे अधिक कोई आपूर्ति करता है, ठीक है,
आपूर्ति भारत को सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत को सबसे ज्यादा जो आपूर्ति होती है हथियारों की कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। और पूछा जाए कि सबसे निर्यातक में भी कौन है सबसे आगे, तो क्या नाम होगा? निर्यातक में भी किसका नाम आ जाएगा? निर्यातक में रूस जो है टॉप पर है। ओके, रूस टॉप पर है। भारत को सबसे अधिक हथियारों को निर्यात रूस करता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर भारत को हथियार देने वाला कौन है? अमेरिका है। तो निर्यात में भी अगर देखा जाए तो अमेरिका क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पर हो जाएगा। ओके, निर्यात के मामले में अमेरिका क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पर हो जाएगा, सेकंड पोजीशन। इसके अलावा क्या आ जाएगा? थर्ड में आपका इजराइल हो जाएगा। इजराइल, इजराइल आपके थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, करीब 11% है इजराइल, 15% है आपका अमेरिका, एंड रूस करीब करीब 62-67% अराउंड रूस का है। ठीक है, 62-67% अराउंड रूस का है, इसको ध्यान रखना है। तो आयतक देख लिया आपने। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन 2 प्रकार 3 प्रकार से पूछ सकता है कि भारत को सबसे अधिक निर्यात भारत को सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो रूस करता है सबसे अधिक, उसके बाद अमेरिका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक हथियारों को निर्यातक देश कौन है, तो रूस है, अमेरिका है, इजराइल है। और आयातक कौन है? भारत है फर्स्ट में, सेकंड में सऊदी अरब है, थर्ड में मिस्र है, एंड फोर्थ में यूएई है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बोला है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य हो जाएगा बताएं? इसका राज्य पूछा है स्वास्थ्य अधिकार बिल पारित करने वाला, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान राज्य जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस किसी क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में आपका पहला, पहली, फर्स्ट लगा हो तो वह अपने आप में क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में हालांकि इन दिनों जो इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए याद रख लीजिए राजस्थान हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि 5 राज्यों में जो इलेक्शंस की जा रही है, तो उन 5 राज्यों में बीपीएससी का क्या रहा है? आपको एक तरफ स्टेट देगा, दूसरी तरफ उसको सीट दे देगा, विधानसभा की सीट देगा और बोलेगा मैच करने के लिए ए से बी को मैच करो। तो आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान की सीट कितनी है? 200 सीट्स है। 200 इतने सीट्स हैं विधानसभा की। विधानसभा की सीट्स इतनी है, लेकिन जो इलेक्शन करवाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इलेक्शन जो सीट, जितनी सीट 199 सीट्स पर जो है इलेक्शन हो रहा है, 199 सीट्स पर, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। और राजस्थान के अगर पूछा जाए कि कौन है सीएम, कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है? राजस्थान के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? शक्तिकांत दास। इनको क्या दिया गया? A+। ओके, A+। इनको क्या है? A+ रैंक है, इनकी रैंक है A+। ओके, इनकी रैंक क्या है? A+ है, A+। ओके, चलिए अब बात की जा रही है इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर, तो कौन हो गए? A+ रैंक के शक्तिकांत दास को दिया गया है। अब बात आती है जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, महेश कुमार जैन हो गया, रघुराम राजन हो गया, उर्जित पटेल हो गए, ये सब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो हैं ये रह चुके हैं। और इनमें से जो महेश आप देख रहे हैं यहाँ पर, महेश कुमार जैन, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। डिप्टी गवर्नर ये आरबीआई के रह चुके हैं। डिप्टी गवर्नर आरबीआई के ये रह चुके हैं। कब से कब तक? 2018 से लेकर 23 तक। ओके, 83। एक्चुअली आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर का पद होता है वो 4 मेंबर्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई में स्वामीनाथन है ना, यानी स्वामीनाथन जो जानकी रमन है वो आरबीआई में अपॉइंट किए गए हैं। पहले वो एसबीआई में थे, तो अभी वो अपॉइंट किए गए हैं कहाँ पर? आरबीआई में। और एसबीआई का जो वो पद खाली रहा वहां पर, तो वहां पर किसको लाया गया है? तो टोन्स वहां पर अभी अपॉइंट किए गए हैं। टोन्स है,
ठीक है। नाउ अब बात आती है, चूंकि रघुराम राजन और उर्जित पटेल, तो उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन जो है ये भी गवर्नर आरबीआई में रह चुके हैं। तो वर्तमान में कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आरबीआई के गवर्नर के पद पर ये रह चुके हैं, ठीक है। गवर्नर के पद पे तीनों रह चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उर्जित पटेल भी गवर्नर थे और रघुराम राजन भी, इनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, ठीक है। और आपके शक्तिकांत दास तो वर्तमान में है ही। इसके अलावा आरबीआई के अभी जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है कौन है, वर्तमान में कौन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो क्या नाम आ जाएगा इनका, सीईओ। चलिए, हालांकि यहाँ पर इतना पूछा तो नहीं गया है, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बहुबिल्ली किस राज्य में स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा। ओके, क्या बोला गया है, विश्व का पहला, ओके, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा 200 मीटर लंबा क्या है ये, बांस क्रैश बैरियर, ओके, बहुबिल्ली, क्या नाम है, बहुबिल्ली, किस राज्य में स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र हो जाएगा, या महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की एक बहुत ही जो चर्चित योजना रही है वो है लेक बेटी योजना यानी प्यारी बेटी योजना। इसको भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की है लेक बेटी योजना यानी प्यारी बेटी योजना। प्यारी बेटी, लेक बेटी का मतलब होता है प्यारी बेटी। ये महाराष्ट्र की एक योजना है जो कि अप्रैल में आई थी, आपको आगे अभी मिलेगा, जब मंथ ऑफ अप्रैल का करवाऊंगी तो आगे मिलेगा, ओके। इसके अलावा महाराष्ट्र के कौन है सीएम, एकनाथ शिंदे है ना महाराष्ट्र के सीएम। तो खैर चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। होला मोहल्ला किस धर्म में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है, होला मोहल्ला। ऑप्शन है ए जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म, बी हो जाएगा। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, सिख धर्म के 10वें 10th गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ओके। इन्होंने क्या किया, होली के नेक्स्ट डे इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इसको, होली के नेक्स्ट डे, अगले दिन, होली के अगले दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में इसकी जो शुरुआत की गई थी, ओके, होली हंसों का। और कहां से, तो आनंदपुर साहब से। आनंदपुर साहब में कहा मनाया जाता है इसको, आनंदपुर साहब, ठीक है। चलिए, ओके, आनंदपुर साहब में जो है होली के अगले दिन से मेले का आयोजन जो है किया जाता है। तो इसको क्या बोला गया है, होली, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की जो जयंती है वो मनाई जाती है एज ए शहीदी दिवस के रूप में। कब, 24 नवंबर। क्या मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, इनकी जयंती, सॉरी इनकी शहीदी दिवस है, वो शहीदी दिवस है, गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस, शहीदी दिवस मनाई जाती है, शहीदी दिवस, ठीक है। एक्चुअली इनकी डेथ कब हुई थी, 24 नवंबर 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवा दिया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण 75 में। वैसे इनका अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका और जन्म कब हुआ था, तो 1621 में, 1621 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के अमृतसर। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। और ये सिखों के कौन से गुरु हैं, इनका क्रम कौन सा है, तो 9th गुरु हैं ये, सिखों के 9th गुरु हैं, 9th गुरु हैं सिखों के, ये सिखों के 9th गुरु हैं, ठीक है, सिखों के 9th गुरु हो गए। जन्म हो गया, ये देख लिया हम लोगों ने, अमृतसर और औरंगजेब ने इसका दिल्ली में रकाबगंज जो गुरुद्वारा है वहीं पर इनका दाह संस्कार स्थल भी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है, GPT-4। ऑप्शन है ओपन AI, गूगल, सिग्नेचर AI एंड ट्विटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर क्या होगा? ओपन एआई। ओपन एआई ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट 4 को ओपन एआई। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। ओके ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। चलिए, कौन सा राज्य अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कौन सा राज्य अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन कौन से आते हैं, ये सब इसका अंतर्गत आप लिख लें, दो चार जो भी इसके अंदर आते हैं। हरियाणा का नाम हालांकि यहाँ पे मेंशन है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये तीन तो इसमें आते ही हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में ये तीन शामिल हैं, ये तीन शामिल हैं। और एक इनमें से एक और नाम ऐड कर ले और वो है आपका दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कितनी बड़ी है? तो ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 1400 किलोमीटर कितनी की है? ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 1400 किलोमीटर की है। 1400 किलोमीटर ये लंबी है। ओके, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 किलोमीटर ये चौड़ी है। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ओके, अब बात आती है, चूंकि बोला गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो अरावली को हम लोग देख लेते हैं। केवल अरावली, अरावली के बारे में ये क्या है? भारत का ज्योग्राफी में पूछता है, भारत का सबसे क्या है? यह पुराना वलित पर्वत, पुराना वलित यानी फोल्डेड माउंटेन है, ये फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत। ओके, इसके अलावा यह अगर आप और देख सकते हैं कि गुजरात में कितने किलोमीटर में ये है? गुजरात में करीब करीब 800 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली की? जो माउंट आबू शिखर पर है, कौन सी है? गुरु पिक। किस पर है? माउंट आबू, माउंट आबू पर। ओके, ये हो गया। इसके अलावा एक ये जो प्रोजेक्ट चल रही है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये अगर देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट जो है किससे इंस्पायर होकर के, यानी इस प्रोजेक्ट का इससे पहले भी क्या कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट विश्व में चल रहा था? तो इससे पहले भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट था? तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अफ्रीका की एक थी, अफ्रीका की एक प्रोजेक्ट रही है, इसको आप लिख सकते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल। यहाँ पे चलिए लिख देती हूँ, ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर के ये प्रोजेक्ट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इंडिया में चलाया गया। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर के अरावली अफ्रीका के इसी कौन सा? ग्रेट ग्रीन वॉल, जो कहां से कहां तक है? सेनेगल। ये कब इसको लाया गया था? ये 2007 में आया था, 2007 में। और इसके बारे में ये कर सकते हैं कि सेनेगल से जिबूती तक है। सेनेगल से लेकर कहां से कहां तक है? जिबूती। ईस्ट में जिबूती है, जिबूती कहां पर है? ईस्ट में है, पूरब में है, और पश्चिम में आपका सेनेगल है। ओके, तो यह प्रोजेक्ट उसी के ऊपर, इसी को देख करके, इसी से प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर के अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो चलाई जा रही है। आप इतनी इंफॉर्मेशन को एक जगह कवर कर सकते हैं, जो कि 2007 में इसको लागू किया गया था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कब में? भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक पूछा है, इसने स्वर्ण पदक पूछा है। तो इसने कितने जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? महिला विश्व मुक्केबाजी का जो चैंपियनशिप का आयोजन, ये 13th था। ठीक है, ये चैंपियनशिप का क्रम पूछा जाए तो ये 13th एडिशन था, इसको ध्यान रखना है। 13th एडिशन रहा है ये। इसके अलावा ये कहाँ किया गया? इसका नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और चलिए इसके अलावा यहाँ पे जो 4 पदक लाए हैं उन लोगों का नाम लिख लेते हैं। 4 पदक में कौन कौन है? सावित्री एंड सावित्री बुरा फर्स्ट, सेकंड है नीतू घंगास,
थर्ड में आप लिख सकते हैं निखत जरीन, वन ऑफ द फेमस नेम निखत जरीन, ओके, निखत जरीन एंड लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन, इन लोगों को मिला था ये पदक, इनके नाम था, ठीक है, ये पदक इनके नाम था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ओके, 23 की विषय आधारित रैंकिंग में यानी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में शीर्ष 100 प्रोग्राम में कितने भारतीय प्रोग्राम शामिल हैं, कितने भारतीय प्रोग्राम शामिल हैं? ऑप्शन है ए 22, बी 33, सी 44 एंड डी 55। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 जो है पाठ्यक्रम या सब्जेक्ट्स इसमें शामिल है, 44, ठीक है, 44 इसमें शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है? यूएनईपी ने, यूनेस्को के द्वारा, डब्ल्यूएमओ और अच्छा यहाँ पे दो यूनेस्को रिपीट हो गए हैं, दो आ गए हैं ऑप्शन में, कोई बात नहीं है, बी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन है, तो खैर कोई नहीं, हमें आंसर से मतलब है। इसका आंसर क्या, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इसलिए इसको हटा दें। यूनेस्को जिसका गठन कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का गठन किया गया है, यूनेस्को का गठन किया गया है, ठीक है। और इसके अगर पूछा जाए कि कौन है इसके चेयरमैन या महानिदेशक, तो क्या हो जाएगा? ऑड्रे अजोले, अजोले क्या है इसके महानिदेशक है, ओके। और इसमें वर्तमान में इसमें 42 भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया है यूनेस्को, क्योंकि जारी करता है विश्व विरासत स्थल, तो 42 भारत के विश्व विरासत स्थल को इसमें शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल को इसमें शामिल किया गया है। भारत के कितने हैं? 42, भारत के 42 हैं, ओके, भारत के 42 विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया। और इसी ने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट भी इसी ने प्रकाशित किया है, यूएन जो है विश्व जल विकास रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस शहर में संयुक्त सैन्य अभ्यास द अफ्रीका इंडिया फोल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? दूसरे संस्करण का ऑप्शन है गोवा, पुणे, जयपुर, गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। चलिए, पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी सबसे पहले तो उसका नाम को याद रखिएगा। देखिए इंग्लिश वाला नाम जो है काफी आसान है, अफ्रीका AF, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा पुणे। इसके अलावा अगर पूछा जाए सूर्य किरण, ओके, सूर्य किरण 17, कुछ अन्य एक्सरसाइज को भी ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण 17, ठीक है। एक याद रखें ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार, मित्र शक्ति, ओके, संप्रीति, हैंड इन हैंड, काजिंद, दस्तलिक, ये कुछ क्या है? एक्सरसाइज है। अब आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज को इतना तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। ये इनके नाम सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में है? तो यह हो जाएगा भारत नेपाल, भारत नेपाल, ओके। ब्रज प्रहार भारत अमेरिका, इसके अलावा मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, संप्रीति भारत बांग्लादेश, हैंड इन हैंड भारत चाइना, काजिंद भारत कजाकिस्तान, ओके। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान, दस्तलिक का क्या होगा? भारत
उज्बेकिस्तान। ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो एक ही क्लास में यहाँ पूरा मेंशन करना सही नहीं था। मैं आप लोगों की पूरी एक क्लास लूंगी इस एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, पूरे जितने भी फ्रॉम जनवरी से लेकर के अभी तक किया गया है उन सब की पूरी एक क्लास में करवा दूंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन बछड़ी ओके का क्या नाम है? गिर, जो देसी नस्ल की गिर है एक्चुअली क्या है? ये गाय का नाम है। क्या है? ये गाय है। गिर क्या है? गाय। ठीक है, पूछा है कि उस बछड़े का क्या नाम है? गंगा, धेनु, जीविका, निशा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गंगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? गंगा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, चूंकि गंगा इसका जो दिया गया है, इसका जो रिसर्च किया गया है या इस बछड़े को जन्म दिया गया वो कहाँ दिया गया था? तो NDRI, यानी इसको आप लिख सकते हैं NDRI को, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान जो है यह यानी NDRI, यह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका पूछता है एग्जाम में, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, करनाल, हरियाणा। और वहीं पर क्या किया गया है? हरियाणा में ही इस क्लोन बछड़ी का जन्म दिया गया है। इस क्लोन बछड़ी का जन्म हुआ है जिसका नाम रखा गया है गंगा। ओके, गंगा। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली। पहले काफी दिनों तक कौन सा रहता था? तो गोरखपुर का नाम बहुत दिनों तक था, है ना, गोरखपुर बना हुआ था, गोरखपुर। लेकिन अब कौन सा है? हुबली, कर्नाटक का हुबली। ओके, चलिए ये तो हो गया हुबली की आपका सबसे, क्या हो गया, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली। इसके अलावा कर्नाटक के जो होयसल राजवंश का, ये इंफॉर्मेशन में ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कर्नाटक के कौन सा है? होयसल राजवंश। होयसल राजवंश कौन सी सेंचुरी की है? यह 13th सेंचुरी की। इस समय में निर्माण किए हुए विभिन्न मंदिरों को यूनेस्को द्वारा 22वां विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन सा? 42वां विरासत स्थल, यानी 42nd क्या बोला गया है? विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन है। तो खैर ये ध्यान रखना है किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। कर्नाटक का नाम आया तो इस इंफॉर्मेशन को भी एक और आप लोग याद रख ले, इस इंफॉर्मेशन को भी। तो वर्तमान में अभी कितने हैं टोटल? 42 आपके विश्व विरासत स्थल है भारत में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन है CISF, CRPF, RAF, ITBP। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? CISF। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CI यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इससे पहले CISF में तो अभी दिया ही गया है, इससे पहले BSF में भी ऐसा था, ठीक है, इससे पहले BSF में ये प्रावधान था इससे पहले। और अभी किसको कर दिया गया है? CISF को कर दिया गया है, CISF को यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कर दिया गया है। ठीक है, कितना परसेंट दे रहा है अग्निवीरों के लिए? 10% आरक्षण। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन वेव इंडिया 2 मिशन से संबंधित इंडी कथनों पर विचार कीजिए। वन वेव इंडिया 2 यानी LVM 3, ठीक है, यानी LVM 3 देखते हैं क्या है इसका। इसे 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसने 25 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड है, इसे LVM 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया।
तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है। ओके, फर्स्ट दिया गया है केवल 1 और 2 यानी 26 मार्स और 25 उपग्रह। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, सेकंड आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये 25 नहीं होकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36 सैटेलाइट्स थे, 36 सैटेलाइट्स थे। तो जिसमें भी अब 2 आएगा वो रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड में भी 2 है वो भी रॉन्ग है, और हमारा फर्स्ट सही है एंड थर्ड इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2023? क्या होगा? ऑप्शन ए, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, हमारा उद्देश्य शून्य दुर्घटना, स्वास्थ्य और सुरक्षा, व्यावसायिक जोखिम का उन्मूलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। क्लियर? अब बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहां लिख लें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसको 4 मार्च इससे सेलिब्रेट किया जाता है, 4 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में एक ऐसा बोला जाता है कि एक राजनेता थे अर्जुन सिंह, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से सेलिब्रेट किया जाने लगा। एंड फर्स्ट टाइम इसको जो सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? इन 1971। ओके, 1971 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। और इस साल जो किया गया है ये कौन सा था? 34 था, हालांकि वो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 34 था, तो उसको स्किप कर दे, बाकी ये ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, पटना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली। हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ किया जा रहा है यह? नई दिल्ली में। और भारत जो है पदक तालिका में सेकंड पोजीशन पे था। भारत क्या है इसमें पदक तालिका में? भारत की कंडीशन क्या थी? भारत पदक तालिका में सेकंड पोजीशन पर था, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड पोजीशन पे भारत रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? केनेथ जस्टर, अतुल कैशप, एरिक गॉसेटी, एलिजाबेथ जोन्स। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा, इसका सी होगा, एरिक गॉसेटी। किसको चुना है? एरिक गॉसेटी को। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैनिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? दैनिक विरासत पोर्टल को। ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, S जयशंकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी ये कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री। इनके द्वारा जो वैदिक विरासत पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है और इसको संचालित किया जाता है इंदिरा गांधी, यहां पे लिख लें, इसको संचालित किसके द्वारा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय यहां लिख सकते हैं, कला केंद्र आ जाएगा। ठीक है, कला केंद्र के द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, संचालित इसको किया जाता है। किसे? इस पोर्टल को, इस पोर्टल को। ओके, इस पोर्टल को संचालित किया जाता है इसके द्वारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर। ऑप्शन है सरबजोत सिंह, सुमा सिरूर, जीतू राय, सौरभ चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरबजीत। ओके, सरबजीत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरबजीत सिंह। ओके, सरबजीत सिंह, सरबजोत है, सॉरी सरबजोत है, ये सरबजीत नहीं है, सरबजोत है। ओके, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, और कहाँ पे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ICC विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था भोपाल में, भोपाल में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, भोपाल में किया गया था। और इस यहाँ पर विनोद तोमर जो हैं, इसी में विनोद तोमर इनको क्या मिला था? कांस्य पदक, यानी इनको ब्रॉन्ज मिला था।
ठीक है, ब्रोंज पाए थे ये, ब्रोंज। विनोद तोमर ब्रोंज, ये ध्यान रखना है, विनोद तोमर ब्रोंज, इनको ब्रोंज मिला था। क्लियर। अब बताती है, चूंकि ध्यान रख से सुनिएगा कि आईसीसी जो आपका ये विश्व कप निशानेबाजी है, ये कितने मीटर की है? 10 मीटर की है। ठीक है, 10 मीटर। अभी क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम भारत के अगर इतिहास में देखेंगे तो भारत फर्स्ट टाइम 25 मीटर रैपिड फायर में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ब्रॉन्ज। ऐसा फर्स्ट टाइम है जो भारत को मिला है। फर्स्ट टाइम भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर जो है आपके आईसीसी शूटिंग चैंपियनशिप जो दोहा में आयोजित किया गया था, अभी हाल फिलहाल में कतर में हुआ है, फर्स्ट टाइम भारत को मिला है। ठीक है, 25 मीटर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत, मनोज सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रचना बिस्वत रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पहल है ये है आपकी शिक्षा मंत्रालय की पहल है ये। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री, शिक्षा मंत्रालय की यह पहल है। चलिए, पीएम श्री से क्या संबंध है? पीएम श्री का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री। सबसे पहले इसके लिख लें, इसका क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए ऐसे इसको इंग्लिश में लिखें, ज्यादा बेटर होगा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग ठीक है, यानी इसके तहत क्या करना है? देश भर के टोटल कितने? 9000। ठीक है, 9000 स्कूलों को चुना गया है। इसके तहत देश के टोटल 9000 स्कूल्स को चुना गया है। ठीक है, 9000 स्कूल्स को चुना गया है पीएम श्री। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की बात कर रहा है तो शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, ध्यान रखिएगा, श्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, इसको ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम, राजा चेट्टियार, रमेश सचदेवा, अरविंद राजशेखर। तो किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था? एक सींग वाले गेंडे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, एशियाई शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में अब ये बताएं आप लोग कि इसके अगर पूछा जाए कि CEA इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री घनश्याम प्रसाद। श्री घनश्याम प्रसाद जो है इसके राइट आंसर क्या होगा? श्री घनश्याम प्रसाद। ओके, चलिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये नाम को ध्यान रखिएगा। नाउ अब यहां पर दिया गया है एक और है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा इसको क्या घोषित किया गया? विश्व विरासत यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया 1985। इसको ध्यान रखना है। कहां पर है ये? तो असम में है। खबरों में देखी गई। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल लियो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे, एम्मा वाटसन। तो किसका हो जाएगा राइट आंसर? मिशेल लियो। और बेस्ट मूवी कौन सी रही है? बेस्ट मूवी कौन सी थी? एवरीथिंग ऑल एट वंस। ओके, इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस किसमें? ऑस्कर में 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल लियो को दिया गया है एवरीथिंग ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, ये बेस्ट मूवी भी रही है। ओके, और अगर पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो एक्ट्रेस हो गई। बेस्ट एक्टर का अगर पूछा जाए तो क्या नाम आएगा? ब्रेंडन फ्रेजर।
ब्रेंडन फ्रेजर, ओके। और मूवी कौन सी रही? द वेल, द वेल, ओके, द वेल के लिए, ठीक है, द वेल के लिए बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल, द वेल, इसको ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मूवी, एवरीथिंग ऑल एट वंस के लिए इनको दिया गया है। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खैर ये क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है मार्च में। अगर पूछा जाए, अगर मार्च में, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो हमारा नाम क्या आएगा इसमें? अगर ऑप्शन नहीं है प्राडो का तो क्या होगा? मार्कोस प्राडो का ऑप्शन तो है नहीं, डिल्मा रूसेफ का डायरेक्ट इसका आंसर डिल्मा। अगर इसमें ऑप्शन होता तो फिर डिसाइड किया जाता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, मार्च मंथ में पूछा गया है या ओवरऑल पूछा गया है या वर्तमान में पूछा गया है, तो क्वेश्चन हम लोग देख के करते, अदरवाइज का आंसर क्या हो जाएगा? डिल्मा रूसेफ। नाउ तो ये हो गई टोटल 50 क्वेश्चंस। तो आज की क्लास की हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट थे 50 क्वेश्चंस के सेट हम लोगों ने देखा, ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट हम लोगों ने देखा है। इसमें अगर कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि कहीं कुछ और भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप आराम से एक कमेंट में मैसेज कीजिएगा, और आपकी जो भी असुविधाएं होंगी तो उसके तहत आगे फिर किया जाएगा कि चलो कोई ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है ये हम लोग कर सकते हैं। और कोशिश भी यही है कि बेस्ट करने की, ओके। जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि बाइलिंगुअल होना चाहिए तो क्वेश्चंस बाइलिंगुअल बन रहे हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम, हाँ एक हो सकता है आज आप लोगों को दिक्कत आई हो क्योंकि क्वेश्चंस जो है इस साइड में शो हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से आपको इस साइड मिल जाएंगे। तो मैं अगर बोर्ड के पास खड़ी हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको विजिबल नहीं होगा, इसकी भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।